देखिए, मैं आईपा की मुहिम मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छा आपने कार्य किया है। और सही बात बताऊं तो आप एक ऐसा स्तंभ हैं जो सच को सच सामने ला सकते हैं। आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करते। नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो बात करता है कि राजनीति को प्रोग्रेसिव कैसे किया जाए, यानी वे सभी मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, जन सरकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उजागर कैसे किया जाए। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है मंडल अध्यक्ष बिलारी नगर के गुप्ता जी मौजूद है। सबसे पहले के जी, आपका आईपा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आप बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे कौन से विकास के मॉडल अपनाए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना, जो मैं आपको बता दूं, 30 बिलारी विधानसभा में जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है, वो जनता की उम्मीदों में अगर मैं बात करूं तो एक एक कार्यकर्ता, एक एक परिवार से सीधे संपर्क में रहने वाला व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं में से एक हैं। और रही बात मॉडल की बात जो आप कर रहे हैं, मॉडल पूरे प्रदेश में एक समान लेकर के भाजपा चल रही है। और वो मॉडल सिर्फ एक ही लाइन में मैं आपको बताऊंगा, अंत्योदय, अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की बात पहुंचना, विकास पहुंचना, उस पर किसी तरीके की, चाहे वो कोई सी भी, उसको अन्न की योजना हो, आवास की योजना हो, पेंशन की योजना हो, यानी प्रदेश के मुखिया का ये प्रथम उनका कर्तव्य है, उन्होंने ठाना है कि अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। कि सभी पार्टियां अपने आप को लोकतांत्रिक कहती है, तो वास्तव में कौन सी पार्टी लोकतांत्रिक है? अगर कोई आम जनता जानना चाहे तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी? देखिए, लोकतंत्र की बात हम कहें तो आप इस चीज़ को देखते हैं कि कहीं जब कोई विधानसभा में कोई बिल पारित करने की बात आती है, या सेंटर में अगर हमारे मोदी जी कहीं कोई बिल पास की बात, तो लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? विपक्ष कर रहा है। जाहिर सी बात है, किसी मुद्दे पर वो खुल के बात नहीं करना चाहते। अगर वो देश का हित चाहते हैं, अगर वो उस दलित और पिछड़े की जिनकी राजनीति कर रहे हैं, अल्पसंख्यक लोगों की जिनकी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, वो अगर उनके हित में कोई निर्णय अगर सरकार लेती है, तो वो लोकतंत्र के जो पैमाना है, उस पैमाने पर उस बिल पे समर्थन में क्यों नहीं आते? उसका कारण है क्योंकि उनकी राजनीतिक रोटियां सीखना बंद हो जाएंगी। उन्हें तो हर सही बात का, वो कहते हैं ना, एक आंख से देखना है, तो उन्हें एक ही आंख से देखना है, उन्हें हर सही बात का भी विरोध करना है। अभी जैसे बात विकास की करते हैं लोग, बहुत सारी भी चीज़ें उठाते हैं, तो लाभ की बात करें तो मैं जाहिर सी बात बता दूं कि समाजवादी पार्टी हो या विपक्ष की अन्य पार्टियां हों, अगर लाभ की बात करूं तो उनके व्यक्तिगत परिवारों के अगर आप स्वीकारता करें, अगर जो किसान सम्मान निधि है, तो वो किसी को ये देख करके नहीं दी जा रही है कि ये सपा का कार्यकर्ता है। मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे विपक्ष के लोगों के भी हैं जिनको भी वो लाभ मिला है खाते में और वो ले रहे हैं। जी, एक सवाल है कि जैसे अभी आप बिल की बात कहें, तो एक बिल आई थी अभी साल भर पहले, बिल आई थी, किसान बिल आई थी, जो सरकार कहती थी कि ये किसानों के हित में है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर किसानों के हित में है तो फिर उसको वापस क्यों लिया गया? अगर फ़ायदे में है तो फिर ऐसा क्यों? ये बार बार विवाद होता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और इस समय मैं समझता हूँ विधानसभा चुनावों में ये महत्वपूर्ण सवाल है कि किसान बिल सरकार लाई, वाकई ये बहुत बड़ा बिल था और व्यक्तिगत रूप से एक एक किसान को लाभ पहुँचाने वाला बिल था। लेकिन विपक्ष की पार्टियों ने उसमें इतना प्रोपेगेंडा अपना लिया, इतना उसको मिसगाइड कर दिया, बिल को इतना भड़का दिया कि आपने अभी एक बात कही कि उसको वापस क्यों लेना पड़ा। तो मैं आपको बता दूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे अभिभावक हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो मुखिया हैं परिवार के, और ये पूरा देश एक परिवार है। वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं परिवार के लिए, और अपना एक बच्चा परिवार में अगर कोई नादानी कर ले तो बाप का फर्ज होता है कि उसको बार बार समझाया जाए, प्रयास करे उसको कि नहीं बेटा ऐसा नहीं। तो वो एक किसान शब्द में, इसलिए सारी पार्टियों ने किसान जो एक उसको नादान बना दिया, उनको इतना बरगला दिया, आखिर में एक बाप को एक बड़े दिल से झुकना पड़ा और उन्होंने अपने देश में आग न लग जाए, मेरे परिवारों में टूट बिखर ना जाए, इसके हित को देखते हुए उन्होंने वो बिल वापस ले लिया। और मैं आपको बता दूं, ये राजनीतिक पार्टियों की सबसे बड़ी गलती थी। आज जो किसानों की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, लाभ की बातें हैं, वो उस बिल में बहुत गहराई से थी। अगर मैं चलिए, अब तो वो बिल वापस हो गया। बात बताइए कि आप विपक्ष पे बार बार हमला कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि जब हाथरस कांड हुई थी यहाँ पे, उन्होंने पूरा देश देखा, प्रदेश नहीं पूरा देश में ये देखा, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में ये खबर फैली थी। लेकिन जो विपक्ष के थे, कांग्रेस के थे, या जो भी विपक्ष का दल के, वहाँ पे गए, उनको सांत्वना के ही रूप में दी। आपके पार्टी द्वारा कहें कि वो लोग राजनीति करते हैं, लेकिन आपके पार्टी उस पर क्यों नहीं गए? क्या कोई अगर जिस पे दुष्कर्म हुआ है या फिर कोई पीड़ित परिवार है, क्या वहाँ पे जाना राजनीति है? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप बात कर रहे हैं हाथरस कांड की, तो ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से वहाँ कोई नहीं गया।
जनप्रतिनिधि लोग गए वहाँ पर। लेकिन आप ये बात अगर कह रहे हैं कि विपक्ष के लोगों ने ये आरोप लगाया कि वो लोग क्यों नहीं गए, तो मुझे आप एक बात बताइए कि समाजवादी सरकार में जिन बहू बेटियों के साथ, छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ जो घटनाएं हुई, क्या उस समय वो बेटियां नहीं थीं? क्या अगर वो राजनीति, अगर भाजपा राजनीति कर रही है तो क्या उनका राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं था वहाँ जाना? जब अपनी सरकार में जब वो घटनाएं हुई, जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह की गलतियां हुई, तो सरकार के मुखिया क्या कहते हैं कि बच्चे गलती हो जाती है। तो जिनकी मानसिकता ये हो और आज वो हाथरस की बेटी के साथ एक दलित समाज में जाकर के अगर सांत्वना दे रहे हैं, तो मैं 100% आपको दावे से कह दूं कि भाजपा राजनीति नहीं कर रही है, ये लोग राजनीति की दृष्टि से वहाँ जा रहे हैं। प्रियंका गांधी हो, चाहे हमारे अखिलेश जी हों, चाहे हमारे राहुल जी हों, राजनीति के दृष्टिकोण से ये परिवारों में जाते हैं। अब रही बात, अभी एक चैनल पर मैंने देखा, हमारे योगी जी ने अभी ऐसी परिवार में एक कार्यकर्ता के घर भोजन करा, तो इन्होंने ये आरोप लगाया कि दलित के साथ भोजन करते हैं, ढके नहीं उसी बातें हैं। तो आपने भोजन में भी वीडियो देखी है, मैं भी देखता हूँ, समझे कि किस तरह से ये लोग प्रोपेगेंडा अपना करके वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को पहले से व्यवस्थित करते हैं, तब जा करके भोजन की बात करते हैं। कम से कम वो एक योगी हैं, और योगी का कोई धर्म नहीं होता, योगी सिर्फ अपने सनातन धर्म के लिए काम करता है, घर घर जाता है, उसके लिए कोई दलित नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है। जी, जैसे कि अभी हाल के सियासत में देखा जा रहा है कि अभी ये है भी वाकई में कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भी उभरी है, लेकिन क्या कारण है कि यहाँ से, इस पार्टी से बहुत सारे नेता यहाँ से निकल रहे हैं? क्या कारण है इसके? देखिए, वो जो नेता हैं वो भाजपा के कभी थे ही नहीं। देखिए, ऐसे स्वार्थी नेता जो लंबे समय से, आप सीधा सीधा नाम की बात करें, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह चौहान हो, धर्म सिंह सैनी हो, तो ये लोग केवल स्वार्थ के लिए पार्टियां बदलते हैं। इनका, ये तो लोग राजपूत हैं, ये कभी भाजपा के, आप इन पे भाजपा का कहते हैं कि भाजपा का नेता है, इससे पहले भाजपा के नेता थे, आज सपा के नेता हैं, और सम्मान अभी कल ही मिला है उन्हें। जब एक मंच पर अखिलेश जी के साथ वो हाथ बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं, तो अब वो उन्हें ढकेल करके कुर्सी पे बैठाल रहे हैं। जैसे के जी, आप अभी कहें कि स्वार्थ के लिए कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस से हो या फिर आप बीजेपी के पार्टी, कोई भी पार्टी, उससे मतलब नहीं, तो ये कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर तो विश्वासघात हुआ ना, कि आम जनता किसी नेता को चुनते हैं अपने फ़ायदे के लिए कि उनका विकास हो, लेकिन जैसे वे पार्टी बदल देते हैं तो जनता कहीं ना कहीं तो विश्वासघात होती है। तो दल बदल जो कानून है, क्या इसको सख्त करने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी आपको कि दल बदल कानून सख्त होना चाहिए। और अभी आपने एक बात कही कि जनता कहीं ना कहीं विश्वास उठता है, तो जनता का विश्वास किसने खोया? ऐसे लोगों ने तो खोया जिन्होंने अल्पसंख्यकों को बेचा, जिन्होंने दलितों को बेचा, जिन्होंने पिछड़ों की राजनीति करी, इन लोगों ने तो धोखा दिया। सवाल है, विपक्ष का हमेशा से आरोप लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, खास करके योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तब से यहाँ सड़कों की हालत व्यवस्था ख़राब हो गई है, यहाँ क्राइम के रेशियो में ज़्यादा इजाफा हुआ है, और उनका अभी नारा है कि अभी जो चुनाव अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में, तो आपकी बार 350 पार। तो क्या है इसमें, ये हम थोड़ा जानें। देखिए, ये बात तो सही है कि आपकी बात 350 पार बिल्कुल निश्चित है। हम प्रयासरत हैं। 325 तो आप देख ही चुके हैं, 325 तो हम वर्तमान में हैं अपने सहयोगी दलों के साथ, और इस बार उम्मीद है हमें कि हम प्लस होंगे, और 350 भी पार जा सकता है। दूसरी बात, आप पार जा सकते हैं? पार जा सकते हैं, 350 पार हम जाएंगे। एक बात है कि शिक्षा के स्तर पर अगर बात करें, तो वैसे बच्चे जो 4 साल 5 साल से अपनी तैयारी कर रहे हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम होती है तो परीक्षा में पेपर लीक हो जाते हैं, तो आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? क्या वह बच्चे का भविष्य तबाह नहीं हो रहा है उस समय? बिल्कुल, आपकी बात बहुत सही है, आपने अच्छा सवाल करा है। जो बच्चे 3 से 4 साल प्रैक्टिस करते हैं, कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अचानक जब वो बेचारे दौड़ धूप करके ठंड में सड़कों पर रात को सोते हुए अव्यवस्थाओं के बीच जब वो पेपर देने जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि पर्चा लीक हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्या उस लीक करने में सरकार का कोई रोल होता है? अगर आप लोग उस चीज़ पर गौर दें, तो वही प्रोपेगेंडा जो पूर्व सरकारों में जो सह पर अधिकारियों की सह पर ऐसे जो गुंडा तत्व के जो लोग हैं, जो इस तरह की प्रक्रिया में शामिल रहते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर कामयाब हो जाते हैं, तो उनके साथ क्या निर्णय लिया योगी सरकार ने, ये भी आपने देखा है कि जब वो व्यक्ति सामने आ गए तो उनके घरों की नीलामी तक कर दी गई, कि जो खर्चा उन लोगों पर हुआ है आने जाने, वो खर्चा जो पर्चा लीक में जो आरोपी पाए गए, उन तक को, आरोपी को, उन पर तमाम धाराएं लगा करके उनकी नीलामी तक की कार्रवाई की। और उसके बाद जो बच्चे अव्यवस्थित होकर के पैसा खर्च कर करके जो पेपर देने गए, आगामी तारीख तय करने पर सरकार ने निर्णय लिया कि उनका जो भी खर्चा आवाजाही में वो सारी सरकारी बसों में सब में वो फ्री यात्रा करेंगे।
उनकी पूरी मदद भी की है, ऐसा नहीं है। जी एक मेरा सवाल है और सवाल काफ़ी गंभीर भी है। जैसे न्यायपालिका स्वतंत्र होती है हर सरकार में, चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर न्यायपालिका ख़त्म हो जाएगी। जैसे योगी जी क्या करते हैं, डेट एंड जहाँ भी हो शूट कर दो उसको। क्या ये न्यायपालिका के द्वारा नहीं है? न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप करेगी, देखेगी क्या सही है क्या चीज़ें सही नहीं है, कि डायरेक्ट उनको ख़त्म कर देना, ये चीज़ें हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, आप भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइन आप विपक्ष वाली बोल रहे हैं, क्या किसी सीएम ने या किसी नेता ने भाजपा के ये कहा है प्रशासन के इस गुंडे को या इसको जो तड़ी पार है या गुंडा एक्ट है या हिस्ट्री सीटर है, विवादित व्यक्ति है जिसने प्रशासन पर गोलियां चलाई हो, जिसने निरोधक जो अपने निर्दोष हैं उन लोगों के साथ अत्याचार करें, क्या किसी के भाजपा नेता के मुंह से सुना है कि इसको गोली मार दो? अगर आप ये बात कह रहे हैं कि योगी जी कहते हैं कि उनको शूट आउट कर दो, वो प्रशासन का खुद का निर्णय होता है, हाँ अधिकार की बात होती है। लेकिन उनके शासनकाल में ये घटनाएं हो जाना, ऐसा तो जो निर्दोष हो गए वो भी तो जाएंगे ना सर। उनके साथ नहीं, निर्दोष कहाँ जा रहे हैं? आप बताइए कोई निर्दोष गया हो तो? अभी तक पूरे 5 साल में किसी निर्दोष के साथ ऐसी घटना हुई हो तो बताइए आप। और रही बात जिनके साथ हुई है और पूर्व की, अभी आपने कहा कि इनकी सरकार में ऐसा अगर हो रहा है तो उसमें अंतर है, क्योंकि समाजवादी सरकार में गुंडों को पनाह दी जाती है। अगर वो जेल में है, पहली बात तो जेल में नहीं जाते थे, उन्हीं लोगों के पास नेताओं के दोहरे 8-5 चक्कर लगाते हैं। दूसरी बात, अगर कोई जेल में चला भी जाए तो पूरा उनकी 5 स्टार होटल के उन्हें फैसिलिटी दी जाती हैं। तो इसमें केवल प्रशासन का निर्णय है। योगी जी इसमें कहाँ कोई केवल बदनामी की बात है कि उनको जोड़ करके चलते हैं। प्रशासन खुद पीड़ित है। अगर आप बात करें पूरे प्रदेश में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे जो गुंडे एलिमेंट है वो ऐसे ऐसे लोग हैं कि वाकई प्रशासन उनसे अति कर चुका है। अच्छा चलिए, ये बात आती है कि योगी जी के राज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ऐसी घटनाएं नहीं हुई? तो उनमें भी तो वो लोग आरोपी हैं। पूर्व की सरकारों में अधिकारियों को क्या समझते हैं? अगर मैं बात करूं, क्या आप लोगों के सामने कभी कोई भाजपा कार्यकर्ता किसी थाने कचहरी में जाता हुआ या धमकाते हुए आपने कोई वीडियो या पॉजिटिव थिंकिंग देखा है आपने? कहीं कोई नहीं जाता। हमारा भाजपा का कार्यकर्ता थाना कचहरी के तहसील के चक्कर नहीं लगाता, मैं आपको बता दूं। और पहली सरकारों में क्या हुआ है, फ़ोन पे इतना हड़काते थे, गालियाँ दे करके बात करते थे, छूटते प्रशासनिक अधिकारियों को थप्पड़ों से बात होती थी। आप देखिए, तो ये सारी चीज़ें जो एलिमेंट था वो ख़त्म हो गया इस 5 साल में सरकार में। जी एक बात बताइए कि जैसे जब भी चुनाव आते हैं हर पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं कि हम ये वादे करेंगे अगर सरकार में आते हैं तो, लेकिन जैसे ही सरकार में वो जाते हैं उन सारे वादों को भूल जाते हैं। तो क्या ये मैनिफेस्टो पे ऐसा कोई लॉ या कानून नहीं बनना चाहिए जिसका 60 या 70% कम से कम उस पर लागू होनी चाहिए? देखिए, अभी आपने बात की कि जो मैनिफेस्टो होता है, तो मैं आपको पूछना चाहूँगा कि वो लागू नहीं होता। आपने कहा तो पिछले 5 साल में योगी जी ने मैनिफेस्टो बनाया, मैं समझता हूँ उसमें हम कहीं ना कहीं 100% कामयाब हुए हैं और सारा काम उन्होंने जो विकास की बात करी। तो और अभी जब मैं मैनिफेस्टो की बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ, भाजपा सरकार का सिर्फ एक ही मैनिफेस्टो है, वो ये है विकास, विकास और सिर्फ विकास, विकास की ही बात करना। और किस एंगल से विकास होना है ये आप सब जानते हैं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे किसान के क्षेत्र हो, चाहे हमें किसी सेक्टर में जाना पड़े, हर क्षेत्र में केवल विकास की नज़र से बात करनी हो। देखिए, कहीं कहीं मुझे अगर विकास करना है, मैं अगर बात करूँ, मैं एक व्यापारी भी हूँ, व्यापारी के नाते अगर बात करूँ तो मुझे अगर व्यापार को अपने आगे बढ़ाना है तो मुझे एक चीज़ वो भी रखनी होगी, आप समझ रहे हैं मेरी बात, एक चीज़ मुझे वो भी रखनी होगी जो मुझे पता है कि ये मेरी दुकान शॉप पे सेल नहीं होगी, तो मुझे रखना पड़ेगा। अंत में मेरा एक सवाल है आईपा की तरफ से, जिसके मुहिम के तहत हम आपसे बात कर रहे हैं। ये खास करके आप जैसे राजनेता हो गए या फिर शिक्षक हो गए, वकील हो गए, इन तमाम लोगों के पास जा करके उनकी राय जानते हैं और उन विचारों को आम जनता के ऊपर पेश करते हैं। तो इस आईपा के मुहिम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आईपा की मुहिम मुझे बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छा आपने कार्य किया है। और सही बात बताऊं तो आप एक ऐसा स्तंभ है जो सच को सच सामने ला सकते हैं। आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करते। आप आईपा के बारे में बात करूं, आईपा जो आपका चैनल है, और मैं मीडिया को भी इससे जोड़ रहा हूं, सीधे सीधे मीडिया को ले आऊँ तो मीडिया एक ऐसा स्तंभ है। देखिए, आप लोगों पे एक आरोप लगता है कि गोदी मीडिया, आप लोग गोदी मीडिया हैं। अगर मेरे फेवर की बात करेंगे तो आपको लगा दिया कि भाजपा का चैनल हो गया। ये लोग भी कौन फैलाता है, ये सारे ह्यूमर कौन फैलाता है? विपक्ष। तो आप लोग किसी के मीडिया नहीं हो, आप तो सच का आईना दिखाने के लिए क्षेत्र में घूमते हैं और आपको वो सारी बातें सामने लानी है, चाहे वो फेवर की हो, सरकार के फेवर की हो या सरकार के विरोध की हो। जनता क्या चाहती है ये आपको लाना है। तो मैं समझता हूँ आपका बहुत बड़ा रोल है इसमें, और आईपा की एक शानदार मुहिम है। इसके लिए मैं आईपा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, आईपा के मंच पर अपने विचार साझा करने बहुत बहुत शुक्रिया केके जी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बिलारी में। और जो भी आपका सहयोग हमें आपके माध्यम से
जनता के बीच में पहुंचेगा। तो बस मैं यही जनता से भी अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार बिलारी विधानसभा में आप कमल के साथ आएँ, कमल के साथ जुड़ें और एक बार परिवर्तन के साथ जुड़िए। तो जो आपने सोचा है, विकास के बारे में सोचा है, जो सुरक्षा के बारे में सोचा है, वो सब आपको भाजपा की सरकार में मिली है और यहाँ स्थानीय रूप से हमारा विधायक देगा। तो इसलिए भाजपा के विधायक को बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जी, यह है मंडल अध्यक्ष के गुप्ता जी, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी अंदाज में बीजेपी के कार्यों को बातें की, खास करके रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन तमाम मुद्दों पर अपने बात रखी। विपक्ष को लेकर के क्या भ्रांतियां फैली थी, उन बातों पर भी इन्होंने अपने विचार रखे। खास करके मीडिया जैसे स्तंभों पर भी अपने विचार खुलकर साझा किए। जैसे बीजेपी पर हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम जात पात की राजनीति करती है, लेकिन इन्होंने खुलकर उन बातों को अपने सामने पेश की। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए आईपा। नमस्कार।